गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एडुटेरिया के द्वारा जो वार्षिकी 2025 का जो करंट अफेयर्स का बुक आया है दोस्तों, अभी वही उसी का दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करवाते हैं अपने सेशन में। दोस्तों थ्योरेटिकल सेक्शन का अलग चल रहा है दोस्तों, और इसका सेट प्रैक्टिस जो है 15 को टोटल, उसका अलग सेशन में चल रहा है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्ले लिस्ट में, मतलब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों आप सारा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स का दोस्तों मेरा पर्सनली भी स्पेशल भी चल रहा है दोस्तों, जो कि डेली करंट अफेयर्स चल रहा है दोस्तों, जो कि आज हम करवाए हैं दोस्तों 8 फरवरी 2025 का। आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स 2025 करके है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स करके, वहाँ आपको सारा करंट एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम इसका थ्योरेटिकल सेक्शन में कल इसका कर रहे थे एट द रेट। देखिए फ्रेंड्स, पहला हम लोग का चैप्टर है दोस्तों, ये पहला है न्यूज एट द रेट 365, मतलब एक साल का जो घटनाक्रम है दोस्तों, पेपर कटिंग सारा पेपर से इकट्ठा किया गया करंट है दोस्तों, उसी का दोस्तों अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा चौथा सेशन है दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर का चौथा सेशन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक दोस्तों, हो चुका है हमारा हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 तक दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से सॉरी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए बोल रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसमें दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया दोस्तों। और रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई दोस्तों। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है दोस्तों। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर फ्रेंड्स। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक और छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा दोस्तों, खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150 स्थान। देखो भारत का स्थान कितना है, 158, पाकिस्तान का 152 और श्रीलंका का 150 स्थान है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रयुक्त संकेतक दोस्तों सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हम लोग का विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है फ्रेंड्स, और इसका मुख्य बिंदु है दोस्तों, देखिए वैश्विक संदर्भ में, देखिए दोस्तों वैश्विक संदर्भ में है ये कि 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है दोस्तों। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 मिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है फ्रेंड्स। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है दोस्तों। भारतीय संदर्भ में देखिए दोस्तों, इसको अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। भारत की जनसंख्या दोस्तों 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद 12% की कमी आएगी दोस्तों, 12% की कमी आएगी फ्रेंड्स। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा दोस्तों। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नोट दोस्तों, देखिए हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है दोस्तों।
भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ पहुंच गई है दोस्तों UNFPA के द्वारा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनुच्छेद 244 का ए। अनुच्छेद 244 का ए देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के ए को लागू करने का वादा किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 244 के एक क्या है फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 244 के एक को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है दोस्तों, अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची या तथा अनुच्छेद 244 के ए में अंतर जो है दोस्तों, ये अंतर देखिए, संविधान की छठी अनुसूची का तथा अनुच्छेद 244 के ए में अंतर जो है, छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं, वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और उनकी वित्तीय अधिकार भी सीमित है दोस्तों। दूसरी ओर अनुच्छेद 244 के ए में जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, देखिए हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है दोस्तों। मुख्य बिंदु दोस्तों इसका, वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी दोस्तों 2023 में। वही 2022 में दोस्तों यूनिकॉर्न की संख्या 68 से एक कम है दोस्तों। 23 में एक घट गया दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है फ्रेंड्स। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है दोस्तों, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर फ्रेंड्स। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप है जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता देखिए दोस्तों, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है दोस्तों। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में भी 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आंकड़े है दोस्तों। देखिए आंकड़े, भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है। 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है फरवरी 2024 तक दोस्तों। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई दोस्तों और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है दोस्तों। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई दोस्तों। बायोमास दोस्तों 10.2 गीगावाट है, बायोमास 10.2 गीगावाट है फ्रेंड्स। लघु जल विद्युत दोस्तों 4.99 गीगावाट है दोस्तों। देखिए पवन ऊर्जा से दोस्तों 45.15 गीगावाट की बिजली उत्पन्न होती है, बायोमास से 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.99 गीगावाट और बड़े हाइड्रो से दोस्तों 46.92 गीगावाट दोस्तों। नेक्स्ट अपशिष्ट से ऊर्जा जो प्राप्त होती है दोस्तों 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य जो अभी हैं दोस्तों वो देखिए, भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है दोस्तों।
और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कमी करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र जो है, ये तो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया दोस्तों। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 15 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 19 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया दोस्तों। प्रमुख बिंदु दोस्तों इसमें जो है, ये देखिए, भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है दोस्तों। यह 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.28 हो गए दोस्तों। विगत 9 वर्षों में लगभग 34.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले फ्रेंड्स। राज्य स्तर पर सार्वजनिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 9.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है दोस्तों। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया था दोस्तों। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम देखिए दोस्तों, आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019 से 21 में 14.96% हो गई दोस्तों। रिपोर्ट की मुख्य बातें जो है दोस्तों, 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59 से 19.28% की गिरावट। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट दोस्तों। वर्ष 15 से 16 में 19 से 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है दोस्तों। एमपीआई मूल्य में सुधार 15-16 में 0.177 से 19-20 में 0.066, सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य का प्रदर्शन। ये देखिए दोस्तों, बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश दोस्तों। देखिए, बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में दोस्तों। नोट है दोस्तों इसका, केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी दोस्तों। केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई दोस्तों बिहार में। अब देखिए चुनावी बॉन्ड दोस्तों, चुनावी बॉन्ड, यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है, जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। एसडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19 के 1 के ए में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है फ्रेंड्स। चुनावी बॉन्ड के बारे में देखिए दोस्तों थोड़ा सा। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा ने 1000, 10,000, उसके बाद दोस्तों 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता है दोस्तों। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 15 दिनों की समय अवधि थी दोस्तों। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के 1 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान दिया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए तो CMS कॉप 14 दोस्तों। देखिए 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS
की 14वीं बैठक आयोजित की गई दोस्तों। कहाँ पे की गई दोस्तों ये? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में दोस्तों। नारा है दोस्तों, इसका स्लोगन है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है CMS के बारे में देखिए थोड़ा सा दोस्तों। CMS प्रवासी प्रजाति और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बान कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए दोस्तों। इसके 2 परिशिष्ट है दोस्तों, इसके 2 परिशिष्ट है दोस्तों। एक है परिशिष्ट फर्स्ट। देखिए परिशिष्ट फर्स्ट में है संकटाग्रस्त प्रवासी प्रजातियां, और परिशिष्ट सेकंड है दोस्तों प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। तो देखिए भारत में 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की दोस्तों। 2020 में दोस्तों गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी हुई थी दोस्तों। अब COP 14 के परिणाम देखिए दोस्तों। परिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी JPEC की शुरुआत की गई दोस्तों। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल है दोस्तों। देखिए 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई दोस्तों। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। CMS COP 15 2026 में ब्राजील द्वारा आयोजित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट COP 15 का जो होने वाला दोस्तों सम्मेलन वो 2026 में वो ब्राजील द्वारा आयोजित की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन देखिए इंडिया AI मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है दोस्तों। उद्देश्य इसका व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, AI नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में AI के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। विजन है दोस्तों का विजन देखिए भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय देखिए दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। कार्यान्वित एजेंसी दोस्तों इसका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया AI दोस्तों। मिशन के घटक है दोस्तों। देखिए मिशन के घटक क्या क्या। 10,000 से अधिक GPU या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विकसित हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। AI को एक सेवा के रूप में पेश करने और AI इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा दोस्तों। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल मॉडल LLM के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म AI इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। और उसके बाद दोस्तों भारत भर के Tier 2 और Tier 3 शहरों में डेटा और AI लैब स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। स्नातक, मास्टर्स और PhD कार्यक्रमों के लिए AI पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक AI स्टार्टअप्स और भविष्य की AI परियोजनाओं को निधि देगा दोस्तों। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 देखिए दोस्तों नीति आयोग द्वारा वेबसाइट से लिया गया दोस्तों। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 देखिए यह 4था संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य दोस्तों भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया दोस्तों। पहला संस्करण दोस्तों 2018 में जारी किया गया था। पहला संस्करण दोस्तों 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक लक्ष्य 17 शामिल नहीं दोस्तों। देश के लिए कुल SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है दोस्तों और अब 20 अगस्त के लिए दोस्तों 66 था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए उत्तराखंड और केरल देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 52 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है दोस्तों। देखिए दोस्तों कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी स्कोर 65 से 99 में है। प्रदर्शन श्रेणी 50 से 64 में 4 राज्य बिहार, झारखंड,
नागालैंड और मेघालय। प्रदर्शनी श्रेणी 50 से 64 के बला में दोस्तों सेक्शन में ये आकांक्षी 0 से 49 वर्ष अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र नहीं है दोस्तों। एसडीजी फर्स्ट पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु, स्कोर इसका स्कोर है दोस्तों 92 और बिहार स्कोर 39 है दोस्तों। एसडीजी फर्स्ट श्रेणी में अंतिम स्थान दोस्तों बिहार का। एसडीजी सेकंड में एसडीजी सेकंड 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल, स्कोर 84 है और बिहार स्कोर 24 अंतिम स्थान है दोस्तों। दोनों में बिहार सबसे अंतिम स्थान पे है दोस्तों। एसडीजी फर्स्ट में सर्वश्रेष्ठ तमिलनाडु, एसडीजी सेकंड में फर्स्ट पे केरल। नेक्स्ट है इजराइल हमास युद्ध। इजराइल हमास युद्ध में देखिए दोस्तों, ये अल जजीरा द्वारा स्रोत से लिया गया दोस्तों। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के तहत जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया दोस्तों। हमास का इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी दोस्तों। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में अहमद यासीन तथा गाजा में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट राफा क्रॉसिंग देखिए दोस्तों, ये भी बहुत चर्चा में है। राफा क्रॉसिंग गाजा का दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है दोस्तों। राफा क्रॉसिंग। अल अक्सा मस्जिद देखिए दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है दोस्तों। मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल दोस्तों अल अक्सा मस्जिद है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राम मंदिर का देखिए दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं दोस्तों। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई दोस्तों, नागर शैली में। वास्तुकार दोस्तों इसका चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लार्सन ट्रूबो कंपनी द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा फ्रेंड्स ये निर्मित किया गया। देखिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रहने देते इसको। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों इसके आगे करेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सेशन यह पसंद आए दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।